साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कि इंस्पायर जो कि आप जानते हैं डीएसटी इंस्पायर एक फेलोशिप होती है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप अपनी पीएचडी को परसीव कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसके तहत हम कैसे पीएचडी कर सकते हैं या किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ये वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आज उनको डीएसटी इंस्पायर के बारे में ये पता चलेगा जो हमारे बिगिनर्स हैं, कि हमें ऐसे कौन से कार्य करने होंगे जिससे हम इसके लिए एलिजिबल हो जाएँगे। और जो भी हमारे बच्चे जो कि मास्टर्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब वो इंस्पायर फेलोशिप के बेसिस पे आगे बढ़ सकें, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट ये अपडेट ये है कि आप जब गूगल पे सिंपल आप डीएसटी इंस्पायर डालेंगे, तो ये आपको वेबसाइट ओपन मिलेगी। तो यहाँ पर जैसा कि मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक प पोर्टल देखने को मिल रहा है, एक नोटिफ़िकेशन देखने को मिल रही है जो लिखा हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप 2022 जो कि ये ओपन कर दिया गया है। 25 नवंबर 2022 से स्टार्ट हुआ है और 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो इस नोटिफ़िकेशन में क्या है, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे और इस तरीके से हम ये भी समझेंगे कि ये डीएसटी इंस्पायर होता क्या है? तो ये आपका भारत सरकार के अंतर्गत आता है, जो कि आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, ठीक है? डीबीटी, डीएसटी जो होता है, ये आपके भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसको एक बार थोड़ा-सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ। 1 सेकंड। यस, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका पार्ट होता है, ये आपका इंस्पायर के अंतर्गत आता है, जो कि भारत सरकार का है। तो यहाँ पर जो आपके लिए एप्लीकेशन आई है, वो 2022 के लिए है। डीएसटी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको देखता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टेकन सेवरल पायनियर इनिशिएटिव फॉर अट्रैक्टिंग स्टूडेंट टू स्टडी बेसिक एंड नेचुरल साइंस एट द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल एंड टू परस्यू रिसर्च कैरियर इन बोथ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस। मतलब आप साइंस में कैसे कैरियर बना सकते हैं, ये उस पे फोकस होता है। इसमें आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी आप हो सकते हैं, मेडिसिन भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर भी हो सकते हैं और वेटनरी साइंस के भी हो सकते हैं, राइट। इसमें होता क्या है कि जो आपका यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दिया गया है इंस्पायर वगैरह, ये क्या चीज़ है, तो इसकी जो फेलोशिप होती है वो इक्विवेलेंट होती है आपके नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, ठीक है। तो सिंपल सा अगर आप इस बात को समझना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे इसको समझा देता हूँ। जैसा कि आपके पास 2 ऑप्शन है पीएचडी में फॉल परसीव करने का, या तो आप नेट जेआरएफ की परीक्षा क्वालीफाई करके जेआरएफ वैलिड फेलोशिप के साथ आप जाइए पीएचडी करने, या दूसरा रास्ता जो होता है वो इंस्पायर फेलोशिप होता है। इसकी कुछ अपने क्राइटेरिया होते हैं, वो भी अभी हम समझेंगे। तो इसके बेसिस पे भी आप पीएचडी परसीव कर सकते हैं। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, तो उस बात पर भी हम जाएँगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्पायर फेलोशिप आपको दिया गया है। यहाँ पे इंस्पायर फेलोशिप, यहाँ पे प्रोग्राम है, इसमें आप परसीव कर सकते हैं, डॉक्टरल डिग्री परसीव कर सकते हैं, वही सारी बातें आपको बताई गई है, राइट। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपका ऐज होना चाहिए वो 22 से 27 के बीच में आपकी ऐज होनी चाहिए, और ये जो है ये आपका लिंक दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, अब यहाँ पर ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इंस्पायर स्कॉलर्स क्या होने चाहिए, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट में आप अपने एमएससी के टाइम में होते हैं, तो आपका मिनिमम 70% मार्क होना चाहिए, या सीजीपीजीए जो आपका होता है उसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके 2 रास्ते होते हैं, या तो फिर दूसरा रास्ता क्या होता है कि आप फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अगर आप एग्रीगेट एट एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी में आपके 70% मार्क होने चाहिए, और या तो फिर आप जो होने चाहिए, आपके पास 70% मार्क होने चाहिए आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन पीजी प्रोग्राम में। कहने का मतलब है कि आप या तो फिर किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका मास्टर्स का एग्जाम था आपके यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मान लीजिए कि आप एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट थे, तो आपको वहाँ पे आपने जो आपकी रैंक होनी चाहिए आपके यूनिवर्सिटी में, वो फर्स्ट रैंक होना चाहिए, यानी कि आप गोल्ड मेडलिस्ट होने चाहिए, राइट। सीधा सा मतलब अगर सरल भाषा में हम समझे, तो आपके पास गोल्ड मेडलिस्ट जब आप होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। बाकी सारे सेक्टर्स पे ये अप्लाई होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, फार्मा हो, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, सारे चीज़ों पर ये अप्लाई होता है। इसके अलावा जो तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप फर्स्ट रैंक होल्डर एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। या बाकी उन्होंने थोड़ा-सा क्लैरिफाई भी किया है कि आपको जो आपके स्टूडेंट होने चाहिए, वो please note that student who are first rank holder in college including autonomous college examination have
ऑब्टेन डिग्री थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड, फर्स्ट रैंक होल्डर इन एनी स्पेशलाइजेशन गिवन एट एमएससी सेकंड आर नॉट एलिजिबल। कहने का मतलब है कि अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर है, मान लीजिए कि कोई आपका महाविद्यालय टाइप का था या आप कोई ऑटोनॉमस कॉलेजेस में आते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। हैव ऑब्टेन डिग्री, अगर आप डिस्टेंस मोड से आपने पढ़ाई की है तो भी आप नहीं होंगे। तो समझ रहे हैं, या फर्स्ट रैंक होल्डर है कोई स्पेशलाइजेशन में अगर आपने किया है, ठीक है, इन एनी स्पेशलाइजेशन गिवन एट एमएससी सेकंड या लास्ट ईयर में, मतलब आपके फर्स्ट रैंक आ रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। राइट, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, कैंडिडेट्स हु आर इंडियन सिटीजन हैव एक्वायर्ड टू एलिजिबिलिटी फॉर इंस्पायर फेलोशिप 2021 और 22 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है। द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी, कि अगर आप किसी फेलोशिप को अवेल कर रहे हैं तो आप इसको नहीं कर सकते हैं, ये बात भी आपको बताई गई है। बाकी यहाँ पे जो आपको फेलोशिप का कितने फेलोशिप यहाँ पे दिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो आपको दिया जाता है, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ 1000 इंस्पायर फेलोशिप इनके पास होती है, जो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट्स में फॉर 5 ईयर आपको पीएचडी करने के लिए। राइट, द फेलोशिप शैल नॉट बी अवेलेबल टू परस्यू एमएससी एमफिल या एमटेक करने के लिए आपको नहीं दिया जा रहा है, आपको पीएचडी करने के लिए दिया जा रहा है। राइट, तो ये बात आपको याद रखना है। एप्लीकेशन जो होगा आपका ऑनलाइन मोड होगा, ये आपका वेबसाइट दिया गया है, सारे चीज़ों को आप केयरफुली पढ़ेंगे। वेबसाइट पर ये आपका लिंक जो है वो 25 नवंबर से 10 जनवरी तक ये एक्टिव है, इस बात को आपको याद रखना है। राइट, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपके पास क्या-क्या होना चाहिए जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लगानी होगी, क्लास 10th की मार्कशीट लगानी होगी जो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बनेगा। मार्कशीट आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 10th, 12th यूजी एंड पीजी प्रोग्राम का होना चाहिए, और फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, ठीक है? हू आर फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट हू आर नॉट इंस्पायर स्कॉलर्स, मतलब कहने का मतलब है अगर आप पहले इंस्पायर स्कॉलर नहीं है, मतलब आप ग्रेजुएशन लेवल से अगर आप इंस्पायर फेलोशिप नहीं ले रहे हैं, तो आपको जब आपको ये आपका गोल्ड मेडल आपको मिला होगा या जो भी आपको मिला होगा, तो आपकी यूनिवर्सिटी से आपको क्या करना होगा, एक फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट आपको बनवानी होगी, ठीक है? तो ये काम आपको करवाना होगा अपने यूनिवर्सिटी से, आपको वो लगाना होगा। इसके बाद अगर आपने कहीं पर एडमिशन ले रखा है पीएचडी में, तो उसको लगाना होगा। अगर आपने कहीं पर एडमिशन नहीं लिया है, तो आपको क्या करना होगा, 3 चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट एंड सुपरवाइजर, यानी कि आपको 3 चॉइस जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, तो वहाँ पे समझिए इस बात को, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको 3 चॉइस मिलेगी। आप अपने यूनिवर्सिटी के लेवल के हिसाब से कौन-सी 3 यूनिवर्सिटी होगी या आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूट होगी, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और सुपरवाइजर का आपको नाम देना होगा। तो थोड़ा-सा टीडियस प्रोसेस होता है इस डीएसटी इंस्पायर के केस में, तो ये काम आपको करना होगा। तो इन चीज़ों पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, या यूनिवर्सिटी, या कौन से साइंटिस्ट के अंदर, ठीक है? इसके बाद आपको ब्रीफ रिसर्च प्रपोज़ल भी आपको देना होता है, वो तो बात की बात है। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको करना पड़ेगा, देन जाके आपका ये फेलोशिप एक्टिव होता है, ठीक है? यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। एप्लीकेंट हू आर ऑलरेडी एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम में जो हो जाते हैं, मान लीजिए कि आप पीएचडी में एनरोल हैं, ठीक है? एंड इन साइंस एंड डेवलपमेंट प्रायर टू सबमिटिंग एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन एट बोथ लेवल 1-2, जिनको इंस्पायर फेलोशिप अवार्ड कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में कहीं पर एडमिट हो चुके हैं, ठीक है, या आप प्रोजेक्ट में थे, उसके बाद आप इनरोल हो गए हैं, तो आपको सीधा आपका ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में नहीं है, तो आपका लेवल 1 और लेवल 2, ये 2 यहाँ पे चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपके फॉर्म की स्क्रूटनी की जाती है, जिससे आपको लेवल 1 जब आप पार करते हैं, तो आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके बेसिस पे आप कहीं पर इंटरव्यू दे सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ में। प्रोविज़नल ऑफर यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है? जो कि स्क्रूटनी किया जाएगा एप्लीकेशन अलोंग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो कि आपका लेवल 1 जो कि आप सबमिट करेंगे। इसके अलावा फाइनल ऑफर जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन किया जाएगा ऑफ द एप्लीकेशन लेवल 2। अब लेवल 2 में क्या-क्या चीज़ें होगा, आपका एकेडमिक मेरिट देखा जाएगा, आपके ग्रेजुएशन से लेकर या हाई स्कूल से लेकर जो भी आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल है, उन सब सारी चीज़ों को देखा जाएगा। होस्ट इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग रिसर्च सुपरवाइजर प्रोफाइल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इंस्पायर फेलोशिप अगर आप अवेल करना चाहते हैं, तो इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका जो सुपरवाइजर जिसको आप चूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे आपकी एबिलिटी से ज़्यादा आपके सुपरवाइजर की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे सुपरवाइजर को सेलेक्ट किया है। मतलब एक अच्छे खासे होने चाहिए, जिससे जब वहाँ पे डीएसटी में जब आपकी फाइल जाए, तो अच्छे से वो अप्रूव हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ें जो होती है वो टीडीएस होती है, इतना अगर आप
कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करके जाते हैं, जो कि आपका सीएसआईआर जो कि आपका होता है, या यूजीसी आपका होता है, या डीबीटी होता है, या आपका आईसीएमआर होता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो खैर ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आप मान लीजिए कि अगर आपने एमएससी अभी आपने पास आउट किया है, तो आप इसको फॉर्म फिल करेंगे, फिर 4 से 5 महीने में आपके पास प्रोविजनल लेटर आएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, कहीं पर आप मान लीजिए एसीएसआईआर का फॉर्म होगा, या कहीं पर आईआईटीज़ का फॉर्म, जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ का आया होगा वहाँ पे अप्लाई करेंगे, देन आप इनरोल हो सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम टेकिंग होता है। तो अगर जो हमारे बिगिनर्स हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए अगर आप एप्लीकेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक होल्डर की तरफ हैं तो आप इसके तरफ देखिए। बट आप जो मेन फ़ोकस है वो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्वालीफाई करते हैं, विदिन 1 टू 2 मंथ आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ठीक है? जिससे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, और बाकी इतना सारा ड्रामा नहीं होता है कि आपको वो मतलब आप खुद ही सोचिए, आप एमएससी लेवल पे कहाँ आप कितने सुपरवाइज़र को ढूँढ पाएँगे, या उनके प्रोफाइल्स को आप कितने अच्छे से जज कर पाएँगे। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ड्रॉबैक है, बाकी ठीक है, जिनके पास ये ऑप्शन है उसको ये उठाएँ। इसके बाद आपको डिटेल रिसर्च प्रपोज़ल आपको देना होता है, जिससे क्या होगा, जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी होगा वो इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करेगा। उसके अलावा एक आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें दी जाएँगी फेलोशिप। बाकी यहाँ पे कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके वेबसाइट पे दिया गया है। आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है, और कोई भी चीज़ों को आपको स्पीड पोस्ट नहीं करनी है। प्लीज़ डू नॉट सेंड एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट। तो कहने का मतलब है सारी चीज़ें ऑनलाइन है, बाकी इनकम्प्लीट चीज़ें अगर आप उसमें भरते हैं, तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सारी चीज़ों को आप बहुत ही सावधानी के साथ भरेंगे। एप्लीकेंट्स ओन वैलिड एंड पर्सनल ईमेल एड्रेस वगैरह आपको डालना होगा। डू नॉट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन, चालाकी मत कीजिएगा। ठीक है? बाकी तो ये सारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी। तो कहने का मतलब है कि आज आपने इंस्पायर के बारे में समझ लिया। यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी निर्धारित होती है, आपका 70% मार्क्स होना चाहिए एमएससी में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपका होना चाहिए, वो आप फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन पीजी लेवल। ठीक है? और इसके अलावा आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएटेड दोनों तरफ से अगर आप कहीं पर फर्स्ट रैंक होल्डर रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि या तो मतलब 3 आपके बेसिक चीज़ें हैं, 3 आपकी एलिजिबिलिटी है, या तो आप क्या है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। 3 आपका जो बेसिक है, यानी कि आपका जो एमएससी जब आपने किया, तो आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है? एक क्राइटेरिया ये हो गया, दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया कि आप एमएससी में क्या है, आपका 70% तो है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए, ठीक है? अगर आप फर्स्ट रैंक होल्डर हैं, मतलब आपने टॉप किया है, ठीक है? सिंपल सी बात, अगर मैं कहूँ आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और थर्ड चीज़ है कि आप अगर ग्रेजुएशन, चूँकि ये फेलोशिप, इंस्पायर फेलोशिप, मतलब जो कि हम लोगों को उतना पता नहीं होता है, ठीक है? मतलब जानकारी का अभाव होता है, बट ये आप जब 12th के बाद से ही साइंस में रिसर्च पर्सीव करने के लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छी व्यवस्था की होती है। तो अगर आप वहाँ पे इंस्पायर देते हैं, मतलब इंस्पायर फेलोशिप वहीं से एक्टिवेट हो जाती है। शायद एग्ज़ैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट आपके 80% से अबव नंबर होते हैं, तो आप इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल से आपने इन चीज़ों को अवेल किया है ग्रेजुएशन एंड पीजी में, तो भी आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जहाँ तक मुझे अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से जो मुझे समझ में आया, वो मैंने आपको साझा किया है। बाकी आप अपने लेवल पे देख सकते हैं, बाकी कुछ और विशेष नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, सावधानी के साथ करना है, पढ़ाई भी करते रहिएगा ताकि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा। बाकी आपको अपने यूनिवर्सिटी और रेफरीज़, ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है? आपसे जब फॉर्म भरेंगे तो वो आपसे पूछेगा, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट हो गई है। बाकी फॉर्म को कैसे फिल करेंगे उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आप क्रोम पर मत फिल करिएगा, क्योंकि क्रोम पर भरने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मतलब अगर मैं इसको ओपन करूँ, यहाँ पे सिंपल सा जो आपका दिया गया है, ये आपको साइन इन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, राइट? साइन इन वाले पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। बट ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चीज़ें जो है ये सॉरी, साइन इन नहीं, ये आपको न्यू यूज़र पे जाना होगा, ठीक है? क्योंकि आप अभी तो अपना रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू यूज़र पे जाएँगे, तो ये पता नहीं, शायद मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है या क्रोम का इश्यू है, यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है। तो और वैसे भी मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, जो लोग इस चैनल को फ़ॉलो करते हैं, कोशिश करिए आप फायरफॉक्स से फॉर्म भरिए, या मोज़िला फायरफॉक्स जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आप जाएँगे, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आपने सिंपल सा सर्च आप क्या करेंगे, इंस्पायर फेलोशिप अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे, डीएसटी इंस्पायर, जैसे अब दिखा देता हूँ वापस से, इंस्पायर का ये आपका होम पेज रहेगा। यहाँ पर आपको आना होगा, ठीक है? ये पेज आपका ओपन हो जाएगा,
राइट, थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे आपको न्यू यूज़र पे जाके रजिस्टर करना है, ठीक है? और रजिस्टर करने के बाद ये इस तरीके से अब आपका ये ओपन हो जाएगा। तो यानी कि आप अपना सारा फर्स्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर ये सारी चीज़ें अच्छे से भरिएगा। इंस्पायर स्कीम में आपसे पूछेगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप फेलोशिप पीएचडी के लिए करना चाहते हैं, तो आप फेलोशिप करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको भरेंगे, आइडेंटिफिकेशन डिटेल में अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी है, उन चीज़ों को लगाएँगे। बाकी फर्दर यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, गाइडलाइंस दी गई हैं, तो इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरते समय। बाकी कोई चीज़ें में आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट था जो मुझे आपके साथ साझा करना था। आशा है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही काम काम के लिए होंगी और आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल पे बने रहिएगा ताकि इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे, राइट? और आप अपनी अच्छी पढ़ाई को करते रहें ताकि आप आगे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। बाकी ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो, बाकी अगर आप प्रिपरेशन फ़ेज़ में हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि आप देख सकते हैं कि इंस्पायर फेलोशिप वगैरह में थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि जब तक ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो, आपका अपना जीआरएफ आपके हाथ में आ जाए, ठीक है? तो आप पढ़ाई भी करते रहिए ताकि उसमें कोई बवाल नहीं रहेगा, आप सीधा जॉइन करेंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बाकी जो भी मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज से था, वो मैंने आपको बताया। बाकी जैसा भी होता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी